So today we are going to start the physiology of the respiratory system. Respiratory system जैसा कि आप सभी को पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम यही है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो गैस है वो इनहेल की जाती है, मतलब सोखी जाती है इनसाइड द बॉडी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी के अंदर बन रही है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, उसको बाहर निकाला जाता है। और इस प्रोसेस को the process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing or respiration। मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उसका एक्सचेंज करना या इनहेल करना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सेल्स हैं, डिफरेंट सेल हैं बॉडी के अंदर, जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है उसको एक्सहेल करना, उसको इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो नाक होती है आगे एनिमल के, जो अपर लिप है, अपर लिप के ऊपर जो नाक प्रेजेंट होती है, टू ए पेयर प्रेजेंट है, और जो कि एक्सटर्नली पेयर है। और अगर हम इंटरनली बात करते हैं, जहाँ फेरिंग्स नेजल चेम्बर शुरू हो गया, नेजल चेम्बर के बाद ये दोनों जो नोस्ट्रिल्स हैं वो क्या होती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और एक एरिया बनाते हैं जिसका नाम है नेजोफेरिंग्स। और जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के दो पोर्शन है, एक नेजोफेरिंग्स है, एक ओरोफेरिंग्स है, दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है। तो जो नेजल चेम्बर की तरफ जो पोर्शन है उसको हम नेजोफेरिंग्स बोल देते हैं। और फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां से फूड और एयर दोनों के दोनों पास होते हैं। नेजोफेरिंग जो ओपन होता है वो लेरिंग्स के ऊपर ओपन होता है। लेरिंग्स को हम जनरली साउंड बॉक्स बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर और बर्ड्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो लेरिंग्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती हैं। लेरिंग्स जो है, लेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि ग्लोटिस को कवर करता है। जब कोई जानवर खाना खाता है या कुछ भी चीज कंज्यूम करता है या पानी पीता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस कवर होता है विद द हेल्प ऑफ द एपिग्लोटिस। जो ढक्कन है वो बंद होता है, और जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, सांस लिया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन किया जाता है, तो जो एपिग्लोटिस है वो क्या है, खुल जाता है। देन एपिग्लोटिस से लेरिंग्स है, लेरिंग्स से आगे जो पोर्शन शुरू होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रैकिया बोल देते हैं। ट्रैकिया के अंदर इन यू कैन से इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होती हैं जो सी शेप में प्रेजेंट होती हैं। सी शेप, कार्टिलेजनस रिंग्स जिसको बोलते हैं, जो कि जो डोर्सल पोर्शन होता है, डोर्सल पोर्शन पे इनकम्प्लीट होती हैं। लाइक अगर हम गर्दन का वेंट्रल पोर्शन देखेंगे तो वहां पर कंप्लीट होती हैं और बैक पोर्शन में इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती हैं। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज यू कैन से जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स से शुरू होके, और जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के मिड तक ट्रैकिया कंटिन्यू रहती है। उसके बाद जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है फिर आगे जो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और ब्रोंकाई के अंदर। और उसके बाद क्या है, आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई के बाद क्या आती हैं, ब्रोंकियोल्स शुरू हो जाती हैं। तो जो ये रिंग्स होती हैं ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रोंकियोल्स आती हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद मिडिल ब्रोंकियोल, देन टर्मिनल जो ब्रोंकियोल होती हैं, उनके अंदर ये रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं फिर फर्दर डिवाइड होके एल्वियोलर डक्ट बनाती हैं। एल्वियोलर डक्ट के बाद जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। फर्दर डिवाइड हो जाती हैं काफी सारी एल्वियोलाई के अंदर। लंग्स की बात करें तो पेयर्ड लंग्स प्रेजेंट हैं, दो लंग प्रेजेंट हैं। और जो लंग्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। और मेम्ब्रेन के दो पोर्शन होते हैं, एक इनर पोर्शन और एक आउटर पोर्शन। और मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि यू कैन से फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। जो इनर प्लूरल है उसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। विसरल जो कि
पूरे के पूरे लंग्स को कवर करती है, और जो आउटर होती है उसको हम पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि आउटर पोर्शन को कवर करती है लंग्स के। देन जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जहां तक आती हैं उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पाथ। और जैसे ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एल्वियुलर डक्ट बनते हैं और एल्वियुलाई आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का तो सिर्फ कंडक्टिंग पाथ है, गैस को CO2 और O2 को लाना और ले जाने का काम है। जो एल्वियोलाई हैं या एल्वियुलर डक्ट हैं, वहां पर एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन दी ब्लड एंड दी एल्वियोलाई। जो कंडक्टिंग पाथ है, कंडक्टिंग पाथ का काम क्या है कि जो एयर एंटर हुई है नोस्ट्रिल से, उसको टिल एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक उसको क्या करेंगे, जो एयर है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना। एयर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको भी रिमूव कर देना। जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो डिपेंड करता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के ऊपर, कि इनका कितना प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड होकर एक्सचेंज होता है। और जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज एक सिंपल डिफ्यूजन के तहत होता है, बिकॉज ऑफ दी प्रेशर प्रेजेंट, जो पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है उसकी वजह से एक्सचेंज होता है, और एक नॉर्मल डिफ्यूजन होता है। लंग्स की अगर एनाटॉमी की बात करें तो लंग्स एक एयर टाइट चेम्बर, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसके अंदर लोकेटेड है, जो कि डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है, वेंट्रली स्टर्नम हो जाती है, और लेटरली जो रिब्स होती हैं वो इसको कवर कर लेती हैं। और जो लोअर पोर्शन होता है एब्डोमेन, जो नेक्स्ट कैविटी शुरू होती है, उसके बीच में एक डोम शेप फ्लैप है, कवर है, जिसको हम डायफ्राम बोल देते हैं। और जो सेटअप है, एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का थोरेक्स के अंदर, वो ऐसा है कि जो वॉल्यूम जो इंक्रीज होती है इनसाइड दी थोरेसिक कैविटी, वो पल्मोनरी कैविटी के अंदर, और यू कैन से वॉल्यूम बढ़ता है थोरेसिक कैविटी का, तो सिमिलर जो एक्सचेंज है वो भी उसके ऊपर उतना ही इंक्रीज होता है। और ये जो अरेंजमेंट है ये जरूरी है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है इस अरेंजमेंट की वजह से, कि कंप्लीट जो यू कैन से एयर टाइट चेम्बर है जो थोरेसिक कैविटी का, अगर कहीं पर लीकेज आ जाती है, मान लो कोई फिस्टुला या कोई ऐसी चीज बन जाती है जिसकी वजह से कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो जो ब्रीदिंग है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, सांस तो, गैस तो अंदर जाएगी लेकिन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस एयर टाइट चेम्बर की वजह से वो नहीं हो पाएगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ ये ट्रैकिया ही है मिड थोरेसिक लेवल तक। ट्रैकिया के बाद ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी यू कैन से ब्रोंकाई के अंदर टूट जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, देन टर्शरी, फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो बनेंगे। तो जो इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ तक सी शेप रिंग प्रेजेंट है, ये जो रिंग्स बनी हुई हैं, ये देखो ये रिंग्स हैं जो कि डोर्सल पोर्शन पे इनकम्प्लीट होती हैं, बाकी वेंट्रल पोर्शन पे ये कंप्लीट होती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स है, उसके बाद जो एल्वियोलर डक्ट बनेगा, ये एल्वियोलर डक्ट है। एल्वियोलर डक्ट के आगे मल्टीपल एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहां पर कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। पूरी की पूरी जो गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ होता है, एल्वियोलाई लेवल पे होता है। देन रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या है, ब्रीदिंग है या पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जिसमें कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लिया जाता है, खींचा जाता है, और जो CO2 जो बनी हुई है जो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर भेजा जाता है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। फिर जो भी ऑक्सीजन जो इनहेल की गई थी, जो एक्सचेंज हो गई ब्लड के बीच में, तो ब्लड उसको कैरी करता है जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन है, और वहां से जो CO2 बनी है सेल्स और टिश्यूज के अंदर उसको वापस लेके आता है टिल दी एल्वियोलाई। देन ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की बात करें तो ब्रीदिंग के अंदर मेजर 2 स्टेप हैं। एक तो है इंस्पिरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इन करना, एयर को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लेके जाना, और एक्सपीरेशन जो एल्वियोलर एयर है, जो एल्वियोलाई के अंदर एयर प्रेजेंट है, उसको वापस रिलीज करना। तो जो ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन है, इसका जो रीजन है कि एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वियोलर लेवल पे,
उसका रीजन है कि जो प्रेशर बनता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है बाय द गैसेस, और उस प्रेशर की वजह से इनके बीच में एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड और यू कैन से द टिश्यूज। जो एल्वियुलर लेवल पे जो ब्लड प्रेजेंट है, जो टिश्यू प्रेजेंट है, क्योंकि एक हाई प्रेशर, जैसे कि हम जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर गैस फिल करते हैं, तो जिसमें ज़्यादा प्रेशर होता है वो कम प्रेशर वाले सिलेंडर के अंदर ही गैस भर सकता है। जब प्रेशर इक्वल आ जाता है तो कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो जो मेन रीजन क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एल्वियुलर लेवल पे इज दी यू कैन से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो प्रेजेंट है, या जो पल्मोनरी प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ही सारा ये एक्सचेंज हो पाता है। फिर जो ऑर्गन्स हैं लाइक जो डायफ्राम है, या जो रिब्स की जो मसल्स हैं, ये जो मसल प्रेजेंट है रिब्स के बीच में, ये क्या करते हैं इस प्रेशर को क्रिएट करने में या इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही इंस्पिरेशन होती है, इफ वी इंस्पायर, जो ह्यूमन की रेस्पिरेशन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो हाइयर एनिमल्स हैं, तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो सभी का सेम है, कोई ज्यादा उनमें मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो जैसे हम इंस्पायर करते हैं, लाइक वो इंस्पायर, जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे की तरफ एब्डोमेन की तरफ चला जाता है, जिससे कि क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा थोरेसिक चेंबर का वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ वाली जो हैं, वो भी क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो थोरेसिक चेंबर है या थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ते ही जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है वो कम हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो जाएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है वो क्या करेगा, गैसेस को एल्वियोलाई के अंदर भेज देगा, और जिससे कि जिसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। और जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, और जैसे ही वो रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो घट जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा तो इंटा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर वो बढ़ जाएगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और वो क्या करेगा, दैट विल हेल्प इन दी एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन, जो CO2 गैस प्रेजेंट है एल्वियोलाई के अंदर, वो क्या है, वो बाहर रिलीज हो जाएगी। एनिमल्स की एबिलिटी है कि जो एडिशनल मसल्स प्रेजेंट हैं, एक्सटर्नल जो मेनली जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर इफ जो एनिमल्स हैं या हम भी ह्यूमंस की भी बात करें, अगर हम हाइयर एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी साथ साथ फंक्शनिंग करनी शुरू कर देती हैं, ताकि जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है उसका लेवल बढ़ सके, क्योंकि हाइयर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। तो उसको कोप अप करने के लिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी काम करना शुरू कर देती हैं, और कुछ एब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं इन दी यू कैन से रेस्पिरेशन। फिर ये जो डायग्राम है, ए जो डायग्राम है, इसके अंदर आपको आप देखो ध्यान से कि जैसे ही एयर अंदर एंटर करेगी तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, जो रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द वेंट्रल पोर्शन की तरफ एक्सपेंड होंगी। जैसे ही वो एक्सपेंड होंगी, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, थोरेसिक जो चेंबर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ते ही क्या होगा, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से ऑटोमेटिक क्या होगी, गैसेस अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलर जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा या जो रिब्स और स्टर्नम हैं, जो इंटरकोस्टल मसल हैं वो रिलैक्स होंगी, रिलैक्स होते ही क्या होगा कि जो वॉल्यूम है, जो थोरेसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है, जो लंग वॉल्यूम है वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा तो जो पल्मोनरी प्रेशर था गैसेस का वो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो इंस्पिरेशन है वो रुक जाएगी और एक्सपिरेशन शुरू हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई मेन साइट है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो है एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलर लेवल पे होता है।
और इसका होने का रीजन क्या है कि हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बना या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। जो नॉर्मल डिफ्यूजन है उसकी हेल्प से क्या है, गैसेस टिश्यू से लेकर और टिश्यू से अगेन वापस जो एल्वियोलाई चेंबर है, एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है। ये एक डायग्राम है, इसको ध्यान से देखो। इस डायग्राम के अंदर जैसे ही एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर एयर आई, एयर आते ही यहाँ पर तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक तो ये एल्वियोलाई की खुद की मेम्ब्रेन है, एक जो टिश्यूज है या ब्लड जो कैपिलरी है, ये जो ब्लड कैपिलरी जो रन कर रही है, इसके अंदर आरबीसीज रन कर रहे हैं, इसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो मेनली तीन लेयर के बीच में से जो डिफ्यूजन है, तीन पतली पतली लेयर हैं टिश्यूज की, उनके बीच में से होकर होता है। और क्यों होता है उसका रीजन ये टेबल है। इस टेबल के अंदर आपको ये प्रेशर मेंशन कर रखे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 159 mm ऑफ Hg, 159। यानी कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, अदर जो एल्वियोलाई है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 159। एल्वियोलाई की बात करें, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कितना होता है 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होता है 95, और टिश्यूज के अंदर भी होता है 40। तो ये प्रेशर जो डिफरेंस हो रहा है इसकी वजह से ही ऑक्सीजन क्या होती है कि जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी। तो जैसे ही मान लो इंस्पिरेशन होती है, ये 159 प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियुलर कैविटी, ये कैविटी है एल्वियुलर कैविटी, इसके अंदर आई, तो यहाँ प्रेशर है 159। तो 159 अगर प्रेशर है और जो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड फ्लो हो रहा है इस कैपिलरीज के अंदर, यहाँ कितना है 40। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगी आरबीसीज के अंदर और जो ब्लड है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। और जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो इसका प्रेशर हो जाता है 95, यानी कि ज्यादा है कंपेरेटिवली टू दी अदर टिश्यू, जो नॉर्मल टिश्यूज हैं। अब नॉर्मल टिश्यूज का क्या है 40, तो ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाएगा। और डिफरेंट टिश्यूज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का जो यू कैन से प्रेशर है वो 40 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95 है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा टिश्यूज को। सिमिलरली जैसे जैसे ये जो ब्लड है ये रन कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन कर रहा है टिश्यूज के अंदर से और वापस आ रहा है हार्ट, और हार्ट से वापस आ रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के अंदर, तो ये ब्लड क्या करेगा, ये जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो जो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो कितना है 45 है। तो ये जो जो यू कैन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ये पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, साथ के साथ क्या कर रहा है, जो यू कैन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है टिश्यूज के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ प्रेशर ज्यादा है। तो जैसे ही ये ब्लड यू कैन से लेके आएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इक्वल प्रेशर हो जाएगा, ये देखो 45 एंड 45 इक्वल प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ब्लड यहाँ लेके आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 45 और एल्वियोलाई के अंदर है 40। तो यहाँ से ये क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा है तो डायरेक्टली CO2 को रिलीज कर देगा एल्वियोलर कैविटी के अंदर, और एल्वियोलर कैविटी के अंदर जब एक्सपीरेशन होगा तो एल्वियोलाई के अंदर CO2 का प्रेशर है 40, तो 40 और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज ओनली 0.3। तो यहाँ से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सपीरेशन हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज द रीजन, ये रीजन है कि जो गैसेज हैं उनका नॉर्मली डिफ्यूजन हम सोचते हैं कि कैसे हो पा रहा है, तो उसका रीजन ये है। और अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यू कैन से इज मोर सोल्यूबल, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज कैसे होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो जो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मेजर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, या 97% हम कहें तो 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसमिटेड बाय द आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड के अंदर, वही क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। और सिर्फ 3% जो है वो प्लाज्मा, जो ब्लड का ही कंपोनेंट है प्लाज्मा, उसके अंदर डिजोल्व यानी कि घुलने के बाद क्या है टिश्यूज तक पहुंचती है। क्योंकि जो CO2 का जो यू कैन से सोल्युबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से ज्यादा है। फिर अगर हम CO2 की बात करते हैं तो
CO2 20 से 25% और यू कैन से अगर हार्डली स्पीकिंग तो 23% जो CO2 है वो आरबीसीज लेके आते हैं टिश्यू से वापस एल्वियोलाई तक, और जो 70% जो है जो यू कैन से 70% जो है जो CO2 है वो इन दी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है, एल्वियोलर लेवल तक लेके आते हैं और वहां से उसका एक्सचेंज होता है। और इसमें जो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होती है दैट इज नियरली 7%। अब हम बात करें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की, तो ऑक्सीजन में सबसे पहले ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ एक रिवर्सिबल मैनर में है, मतलब एक बार बाइंड हो जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, और जब रिक्वायरमेंट है तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो आराम से टूट जाता है। और हीमोग्लोबिन सभी को पता है एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, और जिसका मेजर काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना टू दी टिश्यूज। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक टाइम पर लेके जा सकता है, कैरी करके लेके जा सकता है टू दी टिश्यूज। जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यहाँ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का मतलब है कि जब एल्वियोलर लेवल पे हम बात करते हैं, एल्वियोलर लेवल पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा है, तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को जल्दी से अपने साथ बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है। और अगर टिश्यू लेवल की बात करते हैं कि टिश्यू लेवल पे क्या होगा, तो टिश्यू जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पहुंचा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज लेवल तक पहुंचा, वहां पर क्या है, जो CO2 का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वहां क्या है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और वहां से वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो CO2 है उसको लेके आ जाएगा। थर्डली जो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो बने हुए हैं, जो टिश्यूज के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और एल्वियोलर लेवल पे कम होती है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन कैसे इसके साथ बाइंडिंग कर रही है, और टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। जब हम एक हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो एक यू कैन से ग्राफ ऑब्टेन करते हैं, तो हमें एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है। ये जो कर्व बना हुआ है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद दी ऑक्सीजन। तो हमें एक एस शेप और यू कैन से सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है। ये यू कैन से इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन और एसोसिएशन कर्व, कि पार्शियल प्रेशर के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी O2, CO2, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, तीनों पे डिपेंड करेगा। एल्वियोलर लेवल पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, हाइड्रोजन आयन कम होते हैं और टेम्परेचर भी कम होता है, इसी वजह से एल्वियोलर लेवल पे मैक्सिमम बाइंडिंग होगी। इसके अपोजिट टिश्यू लेवल की अगर बात करते हैं, टिश्यू लेवल पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर वो कम होता है, CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, तो जो डिसोसिएशन है यानी कि इसका जो टूटना है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है एट दी एल्वियोलर लेवल। और अगर हम बात करें कि कितना ml ऑफ ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ml ऑफ O2, तो 100 ml ऑफ ब्लड जो है एक बार सर्कुलेट होने में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यूज तक भेज देता है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कि जो नॉर्मल जब रेस्पिरेशन चल रही है उस कंडीशन पे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सिमिलर जो ऑक्सीजन है उसके अपोजिट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है जहां यानी कि टिश्यू लेवल पे प्रेशर ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन, डिपेंडिंग अपॉन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, जो कि एल्वियोलर लेवल पर ज्यादा होता है। ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो। जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है, हमने कहा ऑक्सीजन को तो 97% तो आरबीसीज ले आते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, 3% डिजोल्व फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जो CO2 है, CO2 में क्या होता है
कि जो आरबीसीज हैं वो 20 to 25% ही लेके आते हैं, बाकी जो आती है वो या तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आती है। बाइकार्बोनेट आयन भी दो, एक तो 7% जो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो गए, एक जो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। वो कैसे बनते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट जैसे ही यू कैन से टोटल जो CO2 है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म से मान लो 100 जो CO2 बनी, उसमें से 7% तो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होगी। 23% ने क्या किया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया हीमोग्लोबिन के साथ मिलके। दूसरा जो क्या होता है यहाँ, वाटर और CO2 एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, टिश्यू लेवल पे जो मिलता है, वो क्या करेगा कि इस वाटर को और जो CO2 है इसकी एक रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से ये क्या है H2CO3 में कन्वर्ट होगा, और वहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके एक बाइकार्बोनेट HCO3- बनाएगा, और जो कि आरबीसी से बाहर निकल के दोबारा क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। दिस इज दी डिजोल्व फॉर्म, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो कि प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व मिलेंगे। तो जो CO2 का है जो ट्रांसपोर्ट है वो तीन तरीके से हो गया। एक तो डायरेक्टली CO2 डिजोल्व फॉर्म में हो गई, दूसरा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया, तीसरा कार्बोनाइट बाइकार्बोनेट आयन बन गए। तो मेजर जो यू कैन से जो ट्रांसपोर्ट है वो वापस क्या है, दोबारा यू कैन से बाय दी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। ये है टिश्यू लेवल पे, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज एट द लेवल ऑफ द टिश्यूज के लेवल पे है। और जैसे ही ये अगेन एल्वेलर लेवल पे जाएगा, जो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, रिवर्सिबल मैनर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वहां जाके दोबारा CO2 बन जाएगी, और वो CO2 एक्सचेंज हो जाएगी और एक्सहेल हो जाएगी बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ द एक्सपिरेशन। फिर एक और डायग्राम है नीचे, ये कंप्लीट डायग्राम आपको दिखाता है कि पूरी बॉडी के अंदर कैसे कैसे पूरा का पूरा ये एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज अकर, हाउ डज दिस एक्सचेंज अकर इनसाइड दी बॉडी टिश्यूज और यू कैन से कंप्लीट एनिमल बॉडी। ये जो पार्शियल प्रेशर है उसका डायग्राम दिखा रखा है आपको, डिफरेंट लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर है उसका डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देख लेना कि जो ऑक्सीजन है वो आ रही है और CO2 कैसे जा रही है, जो टिश्यू लेवल पे कितना प्रेशर है CO2 का, ऑक्सीजन का, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कितना प्रेशर है, जो हमने पहले एक टेबल में भी देखा था। तो ये है आपकी फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक जो एनाटॉमी की अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आप एक बार रीड कर लेना, मेजर डिफरेंस नहीं है कोई ज़्यादा। जो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिए एक 10 मिनट की और वीडियो मैं बना के आपको डाल दूंगा रिगार्डिंग दी एनाटॉमी। बाकी इसी के अंदर मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को लगभग कवर कर दिया है, लगभग मैं कवर कर चुका हूँ इसी के अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट एक दो चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर हैं कि इक्वाइन के अंदर जो हमें एनाटॉमी में पढ़ना है कि घोड़े और गाय भैंस के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक 10 मिनट की मैक्सिमम 10 मिनट की एक वीडियो और मैं डालूंगा इस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी का जो है पोर्शन। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की जो एनाटॉमी का जो पोर्शन है मैं पहले डाल चुका हूँ, अभी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होगी। सो दिस इज अबाउट दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसको एक बार रीड कर लेना, सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी की जो NCERT है वही लैंग्वेज है ये, सेम। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सेम है, आप किसी भी एनिमल में पढ़ो या ह्यूमन में पढ़ो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेमेलियन एनाटॉमी का, जो मैमल्स हैं उनका सारा का सारा लगभग रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम है, उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो एनाटॉमी की बात करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी फिजियोलॉजी के अंदर बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मंडे से, कल से, यानी कि आज ये जितनी 2-3 वीडियो फिजियोलॉजी की आपको मिलेंगी, और जो डाउट की क्लासेस हैं फ्रॉम मंडे से हम फिजियो एनाटॉमी की डाउट क्लासेस शुरू करेंगे। पॉसिबली 2 या 3 दिन में हम डाउट का जो भी सेक्शन होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी।